अगर कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स आपको याद नहीं हुए तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में नंबर कटना तय है। लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आज इस गहन चर्चा के बाद 12 शेड्यूल्स आपके दिमाग में परमानेंटली लॉक हो जाएंगे। स्वागत है आपका ज्ञान सारथी पर, जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं बिल्कुल क्लियर और रिवीजन होता है फास्ट और इफेक्टिव। तो चलिए भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों की दुनिया में उतरते हैं। हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे अक्सर एस्पिरेंट्स बस रटने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इनके पीछे के क्यों को समझ लें तो ये खुद ब खुद याद हो जाती हैं। क्यों? ये ही सबसे जरूरी सवाल है। आखिर संविधान में इन अनुसूचियों की जरूरत ही क्यों पड़ी? आर्टिकल्स तो थे ही। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर हम संविधान को एक शरीर माने तो जो आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद है वो इसका कंकाल है। एक मजबूत ढांचा। हाँ, एक ढांचा। लेकिन उस ढांचे को मांस और मज्जा देकर काम करने लायक बनाती हैं ये अनुसूचियां। मतलब ये एक तरह से आर्टिकल्स को लागू करने का ब्लूप्रिंट है। एग्जैक्टली। ये उन्हें विस्तार देती हैं, स्पष्टता देती हैं और सूची आधारित जानकारी देती हैं जो आर्टिकल्स के मूल टेक्स्ट में रखना वो अव्यावहारिक होता। समझ गया। मतलब आर्टिकल्स सिद्धांत बताते हैं और शेड्यूल्स उस सिद्धांत को लागू करने का व्यवहारिक तरीका। और ये हमेशा से 12 तो नहीं थी, है ना? एकदम सही। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तब मूल रूप से सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। और आज 12 हैं। हाँ, 8 से 12 तक का ये सफर सिर्फ 4 नंबरों का इजाफा नहीं है। ये हमारे गणतंत्र के विकास की कहानी है। अच्छा। ये दिखाता है कि हमारा संविधान सिर्फ एक प्रशासनिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये एक परिवर्तनकारी राज्य की ओर एक यात्रा है। परिवर्तनकारी राज्य, ये शब्द सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। परीक्षा के लिहाज से इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसा राज्य जो सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय लाने और ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए सक्रिय रूप से काम करता है। और इस बात को अंडरलाइन करके याद रखिए, अंतिम 4 अनुसूचियां यानी 9 से 12। हाँ, 9, 10, 11 और 12 इसी परिवर्तनकारी सोच का प्रतीक है। भूमि सुधार, दल बदल को रोकना और सत्ता को गांव और शहर तक पहुंचाना, ये सब इसी का हिस्सा है। समझ गया। तो अब सबसे बड़ी चुनौती पर आते हैं। इन 12 अनुसूचियों को क्रम में कैसे याद रखा जाए? अक्सर एस्पिरेंट्स यहीं फंस जाते हैं। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही कारगर विजुअल ट्रिक है। एक ट्रिक बताइए। नेताजी का जीवन चक्र। आप बस एक राजनेता के करियर की यात्रा की कल्पना कीजिए और ये 12 अनुसूचियां एक कहानी की तरह आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ये तो दिलचस्प लग रहा है। तो क्या ये नेताजी का जीवन चक्र? सोचिए, एक नेता सबसे पहले क्या चाहता है? अपना क्षेत्र, अपनी टेरिटरी। हाँ। तो पहली अनुसूची हुई क्षेत्र। बिल्कुल। क्षेत्र मिलने के बाद उसे अपने काम के लिए चाहिए वेतन, सैलरी। एग्जैक्टली। ये है दूसरी अनुसूची। वेतन मिलने पर वो लेता है शपथ, ओथ। ये हुई तीसरी। और शपथ के बाद उसे मिलती है संसद में एक सीट यानी चौथी अनुसूची। क्षेत्र, वेतन, शपथ, सीट। ये तो एक तार्किक क्रम है। इसके बाद सीट मिलने पर वो अपने क्षेत्र के सबसे जरूरतमंद लोगों यानी SC ST जनजातियों के कल्याण की बात करता है। ये है 5वीं अनुसूची। हाँ, फिर उसका ध्यान जाता है देश के कुछ खास और संवेदनशील हिस्सों पर, जैसे पूर्वोत्तर के जनजातीय राज्य। 6ठी अनुसूची। सही। अब शक्ति हाथ में है तो वो शक्तियों के बंटवारे की बात करेगा, यानी केंद्र और राज्य की लिस्ट ऑफ पावर। ये हुई 7वीं अनुसूची। और सत्ता में पूरी तरह स्थापित होने के बाद वो अपनी सांस्कृतिक पहचान यानी भाषा, लैंग्वेज को मान्यता दिलवाएगा। 8वीं अनुसूची। फिर वो सबसे बड़े मुद्दे, जमीन से जुड़े सुधारों पर काम करेगा, लैंड रिफॉर्म्स। ये है 9वीं अनुसूची। और राजनीति में तो दल बदल भी होता है। बिल्कुल, डिफेक्शन। उसे रोकने के लिए कानून लाना होगा, 10वीं अनुसूची। अच्छा, 5 गुना 2 बराबर 10। हाँ, वही। और अंत में एक सच्चा नेता सत्ता को नीचे तक पहुंचाता है, पहले गांव, पंचायत तक। 11वीं अनुसूची। और फिर शहर, म्युनिसिपैलिटी तक। 12वीं अनुसूची। वाह, एक व्यक्ति के राजनीतिक सफर के जरिए पूरे 12 पड़ाव। ये कहानी तो वाकई भूलना मुश्किल है ना? चलिए अब इसी कहानी के साथ हर अनुसूची को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो नेताजी का पहला कदम, क्षेत्र। अनुसूची 1। अनुसूची 1 भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र को सूचीबद्ध करती है।
इसमें कुछ खास ध्यान रखने लायक बात? हाँ, इसमें खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अपनी विधानसभा है, जबकि लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ये अंतर समझना जरूरी है। ठीक है, तो नेताजी को अपना क्षेत्र मिल गया। अब दूसरा कदम, वेतन। अनुसूची 2 में किन किन लोगों के वेतन और भत्तों का जिक्र है? इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और सीएजी जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के वेतन और भत्ते शामिल हैं। लेकिन यहाँ कोई ट्रैप है ना? हाँ, यहीं पर प्रीलिम्स के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप छिपा है। वो क्या है? अक्सर लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री का वेतन भी यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री का वेतन? उनका वेतन अनुसूची 2 में शामिल नहीं है। उनका वेतन संसद एक अलग कानून, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट के तहत तय करती है। और उपराष्ट्रपति के बारे में भी कुछ है? बिल्कुल। एक और बारीक बात, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता, बल्कि उन्हें राज्यसभा के सभापति होने के नाते वेतन मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बारीकियां है। तो ठीक है, क्षेत्र मिला, वेतन तय हो गया, अब पद संभालने से पहले शपथ। अनुसूची 3। सही। अनुसूची 3 में केंद्रीय और राज्य के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों, सीएजी और यहाँ तक कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की शपथ के प्रारूप दिए गए हैं। इसका कोई ऐतिहासिक महत्व भी है? हाँ, 1963 में 16वें संशोधन के जरिए शपथ में भारत के संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा जैसे शब्द जोड़े गए, ताकि देश में अलगाववादी प्रवृत्तियों को रोका जा सके। लेकिन शपथ के मामले में भी कुछ महत्वपूर्ण अपवाद हैं जिन पर अक्सर सवाल बनते हैं। हाँ, और ये परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 और राज्यपाल अनुच्छेद 159। इन तीनों की शपथ के प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं, बल्कि उनके संबंधित अनुच्छेदों में ही दिए गए हैं। और लोकसभा स्पीकर? वो अलग से कोई शपथ नहीं लेते, वो केवल एक सांसद के रूप में ही शपथ लेते हैं। ये अपवादी तो हैं जो रैंक तय करते हैं। चलिए, नेताजी ने शपथ भी ले ली, अब उन्हें मिली संसद में सीट, यानी अनुसूची 4। सही। अनुसूची 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन करती है, जनसंख्या के आधार पर। यहाँ क्या ध्यान देना है? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटें नहीं हैं। अच्छा, केवल दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की ही सीटें हैं। समझ गया। अब नेताजी संसद पहुंच चुके हैं, जैसा हमारी कहानी में था। अब वो अपने क्षेत्र के SC/ST समुदाय के कल्याण की बात करेंगे। अनुसूची 5। अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ये फिलहाल 10 राज्यों में लागू है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। बिल्कुल। इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ राज्यपाल के पास एक सुपर पावर होती है। सुपर पावर? इसका क्या मतलब है? मतलब राज्यपाल चाहें तो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून को इन क्षेत्रों में लागू होने से रोक सकते हैं या उसमें बदलाव करके लागू कर सकते हैं। इसका कोई असल उदाहरण? हाँ, इसका जमीनी स्तर पर असर समता जजमेंट 1997 में देखा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी अनुसूची की भावना को समझते हुए एक ऐतिहासिक फैसला दिया। क्या था वो फैसला? फैसला था कि आदिवासी भूमि को खनन जैसी गतिविधियों के लिए निजी कंपनियों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। सीधा सिद्धांत है, आदिवासी भूमि आदिवासी की ही रहेगी। ये तो आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। अब आते हैं अनुसूची 6 पर, जिसे आपने पूर्वोत्तर का VIP खाता कहा था। ये 5वीं से अलग कैसे है? ये 5वीं अनुसूची का एक अधिक शक्तिशाली संस्करण है। इसका उद्देश्य 4 विशेष राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को बहुत ज्यादा स्वायत्तता देना है, ताकि वे अपनी अनूठी संस्कृति, परंपराओं और भूमि की रक्षा कर सकें। और इन राज्यों को याद रखने की ट्रिक? एक प्रसिद्ध ट्रिक है, ATM में मनी नहीं। ATM में मनी नहीं मतलब? A से आसाम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और दूसरे M से मिजोरम। और मनी नहीं का मतलब है कि मणिपुर इस सूची में शामिल नहीं है। और यहीं पर है परीक्षा का सबसे बड़ा ट्रैप। ये पॉइंट प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है मणिपुर क्यों, जहां इतने जनजातीय मुद्दे हैं, वो इस सूची में क्यों नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। इसके कई जटिल कारण हैं।
मुख्य रूप से ये माना जाता है कि मणिपुर के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासनिक इतिहास और वहां के समाज की संरचना इन 4 राज्यों से अलग थी। और शायद उस समय की राजनीतिक सहमति भी। हाँ, वो भी एक बड़ा कारण था। इसीलिए आज भी वहां इसकी मांग उठती रहती है। और इसी से जुड़ा वर्तमान संदर्भ है लद्दाख का आंदोलन। सोनम वांगचुक वाला। बिल्कुल। जहां वो अपने क्षेत्र की यूनिक आइडेंटिटी और इकोलॉजी को बचाने के लिए 6ठी अनुसूची का दर्जा मांग रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अब नीता जी के पास शक्ति आ चुकी हैं तो वो शक्तियों के विभाजन की बात करेंगे, यानी अनुसूची 7। यह भारतीय संघवाद की रीढ़ है। यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है, जिसे डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। और ये सेपरेशन ऑफ पावर से अलग है। बिल्कुल। सेपरेशन ऑफ पावर तो सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का बंटवारा है। अनुसूची 7 केंद्र और राज्यों के बीच के वर्टिकल बंटवारे से जुड़ी है। इसके लिए 3 सूचियां हैं। हाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या आता है? संघ सूची में रक्षा, रेलवे, विदेश मामले जैसे लगभग 100 विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। राज्य सूची में पुलिस, कृषि जैसे 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं? हाँ, कंकरेंट लिस्ट। इसमें शिक्षा, वन, विवाह जैसे 52 विषय हैं। शिक्षा तो हमेशा से इसमें नहीं थी, है ना? सही पकड़ा। 42वें संशोधन 1976 में 5 महत्वपूर्ण विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया था। शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों का संरक्षण और न्याय प्रशासन। और जो विषय इन तीनों में कहीं नहीं है, जैसे एआई या साइबर सिक्योरिटी, उन्हें अवशिष्ट शक्तियां या रेजिडियरी पावर्स कहते हैं और वे केंद्र के पास होती हैं। स्पष्ट है। शक्ति के बंटवारे के बाद अगला तार्किक कदम आता है संचार और संस्कृति का, यानी भाषाएं। अनुसूची 8। सही। ये संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं की सूची है। जब संविधान बना तब इसमें 14 भाषाएं थीं। और अब 22 हैं। ये कैसे जुड़ी? ये 3 महत्वपूर्ण संशोधनों से जुड़ी। 1967 में 21वें संशोधन से सिंधी को जोड़ा गया। फिर 1992 में 71वें संशोधन से 3 और भाषाएं। नमक वाली ट्रिक। हाँ, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और आखिरी 4 भाषाएं। वे 2003 में 92वें संशोधन से जुड़ी। इसकी ट्रिक है BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। यहाँ क्या याद रखना जरूरी है? ये कि क्या शामिल नहीं है? अंग्रेजी, भोजपुरी और राजस्थानी जैसी लोकप्रिय भाषाएं अनुसूची 8 में नहीं है। अब हम उन अनुसूचियों पर आ गए हैं जो बाद में जोड़ी गईं। 9वीं अनुसूची, नेताजी के जमीनी सुधार। अनुसूची 9 हमारे संविधान की सबसे विवादास्पद कहानियों में से एक है। इसे पहले ही संशोधन 1951 में जोड़ा गया। नेहरू सरकार ने? क्यों? क्योंकि अदालतों ने उनके भूमि सुधार कानूनों को संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताकर रद्द करना शुरू कर दिया था। तो ये एक तरह से जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए था। बिल्कुल। सामाजिक न्याय के एजेंडे को न्यायिक रुकावटों से बचाने के लिए। इसी वजह से इसे ब्लैक होल भी कहा जाता था। क्योंकि इसमें डाले गए कानून जुडिशियल रिव्यू से सुरक्षित थे। हाँ, एक तरह की इम्यूनिटी थी। लेकिन 2007 में IR कोहेलू केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। क्या था वो फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है अगर वो कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती केस की तारीख। हाँ, बिल्कुल। इस टॉपिक से UPSC मेंस में सवाल आ चुका है। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। दल बदल, आया राम गया राम। हाँ, इसे 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। ट्रिक 5 × 2 = 10। ये आया राम गया राम की कहानी क्या है? ये 1967 में हरियाणा के एक विधायक गया लाल के नाम पर पड़ा, जिन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। यह कानून उसी राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए लाया गया था। और इसमें अयोग्यता का फैसला कौन करता है? सदन का स्पीकर या चेयरमैन, लेकिन उनके इस रोल पर अक्सर पक्षपात के आरोप लगते रहे। इसी वजह से इसमें सुधार की बात होती रहती है। हाँ, हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कोविंद समिति ने भी इसे और सख्त बनाने का सुझाव दिया है। और अंत में नेताजी के जीवन चक्र का अंतिम पड़ाव, सत्ता को सीधे जनता के हाथ में देना। अनुसूची 11 और 12। बिल्कुल।
इन दोनों का मुख्य विषय है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। अनुसूची 11 पंचायतों के लिए। हाँ, 73वें संशोधन 1992 से जोड़ी गई। इसमें गांव के विकास से जुड़े 29 विषय हैं। और अनुसूची 12 नगर पालिकाओं के लिए। सही। 74वें संशोधन 1992 से, इसमें शहरी प्रशासन से जुड़े 18 विषय हैं। ये दोनों अनुसूचियां शासन को जमीनी स्तर तक ले जाती हैं। तो ये था सभी 12 अनुसूचियों का एक गहरा विश्लेषण। चलिए एक बार फिर उन सबसे मुश्किल ट्रैप्स पर नजर डालते हैं। जरूर। पहला, मणिपुर। मणिपुरी भाषा अनुसूची 8 में है। लेकिन मणिपुर का जनजातीय क्षेत्र अनुसूची 6 में नहीं है। दूसरा, शपथ। मंत्री पद और गोपनीयता दोनों की शपथ लेते हैं, जबकि सांसद केवल अपने कर्तव्य की। तीसरा, राज्यसभा सीटें। केवल दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे यूटीज की ही सीटें हैं। और चौथा, अनुसूची 7 डिवीजन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं। प्रो टिप यही है कि प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ें। बिल्कुल। भाषा पूछिए या क्षेत्र। ये सावधानियां वाकई में अंक बचा सकती हैं। चलिए जाते जाते एक नजर में सभी 12 अनुसूचियों का क्विक रिवीजन करते हैं। जरूर। 1 से 4 हैं क्षेत्र, वेतन, शपथ, सीट। नेताजी के करियर के पहले 4 कदम। 5 और 6 हैं SC/ST क्षेत्र और पूर्वोत्तर के VIP क्षेत्र। ट्रिक, ATM, नो मणिपुर। 7वीं है शक्तियों की सूचियां। ट्रिक, बंटवारा। 8वीं है भाषाएं। ट्रिक, भाषा और संस्कृति। और आखिरी 4 9वीं है भूमि सुधार। ट्रिक, जमीन। 10वीं है दल बदल। ट्रिक, 10 बहाने करके दल बदला। और 11-12 स्थानीय शासन, गांव और शहर। शानदार। अगर आपने ये 12 शेड्यूल्स ध्यान से कवर कर लिए तो पॉलिटी का एक हाई स्कोरिंग एरिया आपने क्रैक कर लिया है। रिवीजन के लिए इस चर्चा को दोबारा जरूर सुनिए और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए ज्ञान सारथी को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिए, ज्ञान सारथी नाम नहीं काम बोलता है। मिलते हैं अगली बार, तब तक पढ़ते रहिए और एग्जाम को डोमिनेट कीजिए।